नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। चरम मौसम की घटनाओं का कृषि पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। केंद्र सरकार ने केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण का गठन किया। संसदीय समिति ने निष्पादन कला और ललित कला की शिक्षा में सुधारों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। केंद्र सरकार ने कच्चे पाम ऑयल पर कृषि उपकर 7.5% से घटाकर 5% किया। भारत अपने पड़ोसी देशों में भी जीनोम अनुक्रमण सुविधाओं का विस्तार करेगा। और केरल तथा तमिलनाडु के बाद कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कर्नाटक सरकार के ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध पर रोक लगा दी। और आइए अब इन खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। चरम मौसम की घटनाओं का सबसे ज्यादा प्रभाव कृषि क्षेत्र पर पड़ा है। हाल के वर्षों में फसलों को हुए नुकसान और क्षति पर सरकार के आंकड़ों से कई जानकारियां प्राप्त होती हैं, जैसे कि वर्ष 2016 से भारी वर्षा और बाढ़ सहित जल मौसम विज्ञान से जुड़ी आपदाओं की वजह से 36 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि प्रभावित हुई है और इससे किसानों को 29,939 करोड़ रुपए की हानि हुई है। जलवायु परिवर्तन और आपदाएं कृषि को कई तरह से प्रभावित करती हैं। अधिक भीषण गर्मी, बाढ़ और सूखे से उपज में गिरावट होती है। खाद्य एवं कृषि संगठन के मुताबिक आपदाओं के कारण विश्व में पहले से ही संभावित फसल और पशुधन उत्पादन की 4% तक की हानि हो चुकी है। इसके अलावा जल के तापमान में परिवर्तन जल को आक्रामक प्रजातियों के लिए अनुकूल बना देता है। इससे मछली की कुछ प्रजातियों के विचरण क्षेत्र या जीवन अवधि में बदलाव आ जाता है। ये पशुधन के समक्ष दोहरा संकट पैदा करता है। प्रत्यक्ष प्रभाव के तहत उन्हें अधिक गर्मी का सामना करना पड़ता है और अप्रत्यक्ष प्रभाव के अंतर्गत उनकी खाद्य आपूर्ति की गुणवत्ता में गिरावट आती है। वहीं एशियाई विकास बैंक के अनुसार खाद्य मुद्रास्फीति में 1% की वृद्धि से शिशु और बाल मृत्यु दर में 0.3% और अल्प पोषण में 0.5% की बढ़ोतरी होती है। इन सभी प्रभावों से बचने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं, जैसे कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने राष्ट्रीय मानसून मिशन आरंभ किया है। इसका उद्देश्य विभिन्न कालक्रम में मानसूनी वर्षा के लिए एक अत्याधुनिक गतिशील पूर्वानुमान प्रणाली विकसित करना है। मौसम प्रणालियों पर डेटा के विश्लेषण, परिष्कृत पूर्वानुमान प्रतिरूपण आदि के लिए हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सुविधा केंद्र स्थापित किए गए हैं। केंद्र सरकार ने केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण का गठन किया है। केंद्र सरकार ने केन और बेतवा नदियों को आपस में जोड़ने के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण तथा एक राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया है। केबीएलपीए का गठन राष्ट्रीय विकास एजेंसी के अंग के रूप में किया गया है। इसमें पर्यावरण, विद्युत और जनजातीय मामलों के मंत्रालयों के सचिव शामिल होंगे। परियोजनाओं के लिए सभी केंद्रीय निधियां केबीएलपीए के माध्यम से भेजी जाएंगी। और आइए अब आपको बताते हैं इसके अंतर्गत राष्ट्रीय संचालन समिति के बारे में। इसकी अध्यक्षता जल शक्ति मंत्रालय के सचिव करेंगे। राष्ट्रीय संचालन समिति कई कार्य करेगी, जैसे कि ये केबीएलपीए के लिए मूल प्रशासनिक नीतियों, उपनियमों और मानदंडों को मंजूरी प्रदान करेगी। ये वार्षिक बजट और वित्तीय विवरणों की जांच करेगी। ये कार्यान्वयन के स्तर पर परिचालन से जुड़े किसी भी मुद्दे को हल करेगी। इसकी वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होनी चाहिए। इसमें कुल सदस्यों का 2/3 का कोरम होगा। और आइए अब जानते हैं केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में। इस परियोजना के तहत केन नदी का जल बेतवा नदी में स्थानांतरित किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य बुंदेलखंड के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल की 12मासी कमी को दूर करना है। ये क्षेत्र मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है। हालांकि इस परियोजना से जुड़ी चिंताएं भी हैं। केन नदी पर बनने वाले दौधन बांध से पन्ना टाइगर रिजर्व के कुल क्षेत्र का लगभग 7.6% भाग जलमग्न हो जाएगा। अगली खबर पेपर 1 के टॉपिक कला क्षेत्र से है। संसदीय समिति ने निष्पादन कला और ललित कला की शिक्षा में सुधारों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस संसदीय समिति की सिफारिशें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कला को शिक्षा प्रणाली के साथ एकीकृत करने का समर्थन करती है। शिक्षा में कलाओं को एकीकृत करने का महत्व है। इससे सीखने के जीवंत और प्रयोगात्मक परिवेश का विकास होता है। प्रत्येक छात्र का समग्र यानी कि संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरक विकास होता है। इससे परिकल्पना, अभिव्यक्ति, संचार कौशल और दृश्यावलोकन, रचनात्मकता, परिदृश्य निर्माण एवं रचनात्मक समस्या समाधान का विकास होता है। इसके अलावा विविधतापूर्ण, आलोचनात्मक और चिंतनशील सोच के विकास में भी मदद मिलती है।
सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय संपदा के रूप में समझने की छात्र की क्षमता को बढ़ाती है। ये दिव्यांग बच्चों में संवेदी और अन्य कौशलों के विकास के लिए सहायक है। इससे उन्हें सीखने की प्रक्रिया की मुख्यधारा में तेजी से शामिल किया जा सकता है। ये अलग अलग परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण के विकास में मदद करती है। संसदीय समिति ने इस संदर्भ में अन्य कई सिफारिशें प्रस्तुत की हैं, जैसे कि कक्षा 10 तक कला शिक्षा को अनिवार्य किया जाना चाहिए। कला शिक्षा में भारतीय लोक कलाओं और स्थानीय परंपराओं जैसे कि लोक कथाओं, कहानियों, नाटकों, चित्रकारी आदि पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। इसमें संगीत, नृत्य, दृश्य कला और रंगमंच को भी शामिल किया जाना चाहिए। समिति ने कहा है कि कला को समर्पित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए। इसके क्षेत्रीय केंद्र प्रमुख कला या सांस्कृतिक स्थलों पर स्थापित होने चाहिए। इसके अलावा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के समान कला शिक्षा के लिए एक अखिल भारतीय विनियामक निकाय का गठन किया जाना चाहिए और शिक्षा प्रणाली में कला को बढ़ावा देने के लिए व्यापक जन अभियान चलाया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने कच्चे पाम ऑयल पर कृषि उपकर 7.5% से घटाकर 5% कर दिया है। ये निर्णय वैश्विक स्तर पर खाद्य तेलों की कीमतों में वृद्धि के कारण लिया गया है। इससे घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों में और बढ़ोतरी को रोका जा सकेगा। कृषि उपकर में की गई कमी से घरेलू खाद्य तेल उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे घरेलू तेल शोधन उद्योग को तेल शोधन के लिए कच्चे तेल का आयात करने में लाभ होगा। कृषि अवसंरचना और विकास उपकर को कृषि उपकर के रूप में भी जाना जाता है। ये एक ऐसा कर है जिसे सरकार कृषि उपज के वाणिज्यिक उत्पादन पर लगाती है। आइए अब आपको बताते हैं भारत में खाद्य तेल की स्थिति के बारे में। कच्चे तेल और स्वर्ण के बाद खाद्य तेल भारत का तीसरा सर्वाधिक मूल्य वाला आयात है। भारत वनस्पति तेलों का सबसे बड़ा आयातक है। भारत अपनी घरेलू मांग का 2/3 हिस्सा आयात के माध्यम से पूरा करता है। इसकी वार्षिक लागत $10 अरब तक है। वनस्पति तेलों के आयात में 70% हिस्सा पाम ऑयल आयात का है। पाम या ताड़ तेल की मांग इसकी कम कीमत और उपलब्धता की वजह से है। इसके अलावा इसे सरसों, नारियल, मूंगफली और तिल के तेल के साथ मिश्रित करके भी उपयोग किया जाता है। भारत पाम तेल के कुल वैश्विक उत्पादन का 10% उपभोग करता है। इस आयात की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि भारत विश्व भर में तिलहन उत्पादन में लगभग 10% का योगदान देता है। इसके बावजूद खाद्य तेलों की मांग घरेलू उत्पादन की तुलना में काफी अधिक रहती है। इससे आयात पर निर्भरता बढ़ जाती है। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गए अन्य उपायों में शामिल है राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पाम ऑयल का क्रियान्वयन किया गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत पाम ऑयल क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है। तिलहन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है। तिलहन के लिए बफर स्टॉक का निर्माण किया गया है। तिलहन फसलों का क्लस्टर आधारित प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। अगली खबर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जगत से। भारत अपने पड़ोसी देशों में भी जीनोम अनुक्रमण सुविधाओं का विस्तार करेगा। भारत ने कोविड-19 ग्लोबल एक्शन मीटिंग में एक घोषणा की है। इसके अनुसार वो जीनोम अनुक्रमण और निगरानी के लिए प्रयोगशालाओं के भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम नेटवर्क का अपने पड़ोसी देशों में भी विस्तार करेगा। INSACOG SARS-CoV-2 में जीनोमिक्स विविधताओं की निगरानी के लिए गठित 38 प्रयोगशालाओं का एक संघ है। इसे स्वास्थ्य मंत्रालय एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के साथ संयुक्त रूप से शुरू किया है। ये निर्णय कोविड-19 वैश्विक कार्य योजना में भारत के योगदान को देखते हुए लिया गया है। वैश्विक कार्य योजना कोविड-19 प्रतिक्रिया के लिए वैश्विक कार्रवाई के समन्वय पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसमें विशेष रूप से टीकाकरण, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन, स्वास्थ्य कर्मियों का सहयोग करना शामिल है। वैश्विक कार्य योजना को क्वाड ने शुरू किया था। आपको बता दें कि जीनोम अनुक्रमण में एक जीनोम में DNA न्यूक्लियोटाइड्स या क्षारों के क्रम का पता लगाया जाता है। जीनोम में एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थाइमीन का एक क्रम होता है जो एक जीव का DNA बनाते हैं। जीनोम एक जीव में आनुवंशिक सूचना का एक पूरा सेट होता है। जीनोम अनुक्रमण के अनुप्रयोगों में शामिल है दुर्लभ रोगों के जीनोमिक कारणों की पहचान करना, वायरस के प्रसार और विकास की समझ में सुधार करना, आनुवंशिक उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन की पहचान करना, रोगों के प्रति जनसंख्या स्तर पर पूर्वाभास के बारे में सूचित करना। जीनोम अनुक्रमण के लिए कई पहलें की गई हैं, जैसे इंडिजेन कार्यक्रम और जीनोम इंडिया परियोजना, जो कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग का है। केरल और तमिलनाडु के बाद कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कर्नाटक सरकार के ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध पर रोक लगा दी है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कर्नाटक पुलिस अधिनियम 1963 में महत्वपूर्ण संशोधनों को असंवैधानिक करार देते हुए
उन्हें रद्द कर दिया है। ये संशोधन ऑनलाइन गैम्बलिंग सहित राज्य में सभी प्रकार की गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित थे। इस अधिनियम में गेमिंग की परिभाषा में कौशल के खेल को संयोग के खेल के साथ जोड़ दिया गया था। इसी आधार पर इस अधिनियम को चुनौती दी गई थी। एक खेल को कौशल का खेल तब कहा जाता है जब एक खिलाड़ी एक कौशल को सीखने, अभ्यास करने और उसे बढ़ाने में अपना समय लगाता है। कौशल के खेल गैम्बलिंग के दायरे से बाहर हैं। दूसरी ओर संयोग के खेल को गैम्बलिंग माना जाता है। ये खेल भाग्य और अनिश्चितता जैसे कारकों पर अधिक निर्भर करते हैं। ऑनलाइन गेम उन खेलों को संदर्भित करते हैं जो किसी न किसी रूप में कंप्यूटर नेटवर्क पर खेले जाते हैं। ये गेम अक्सर इंटरनेट पर खेले जाते हैं। ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन के अनुसार भारत के ऑनलाइन गेमिंग उद्योग का मूल्य वर्ष 2023 तक 15,500 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। वर्ष 2019 के एक सर्वेक्षण के मुताबिक विश्व में ऑनलाइन गेम खेलने वालों की दूसरी सर्वाधिक संख्या भारत में है। और आइए अब आपको बताते हैं कि ऑनलाइन गेमर्स की बढ़ती संख्या के पीछे क्या कारण मौजूद हैं। दरअसल बढ़ते स्मार्टफोन तक बेहतर पहुंच और इंटरनेट डेटा की कम कीमत ने ऑनलाइन गेमर्स की संख्या को बढ़ाया है। ऑनलाइन गेमिंग के लिए सामाजिक कलंक की धारणा और प्रतिरोध धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। इसके अलावा महामारी के कारण विद्यालयों का लंबे समय तक बंद रहना भी एक कारक है। हालांकि ऑनलाइन गेमिंग की अपनी चिंताएं भी हैं, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक हानि का कारण बनता है। ये नींद, भूख, करियर और सामाजिक जीवनचर्या को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। पोंजी स्कीम। ये स्कीम एक कपटपूर्ण निवेश घोटाला है। इसमें निवेशकों को कम जोखिम के साथ उच्च लाभ का आश्वासन दिया जाता है। पोंजी स्कीम का नाम वर्ष 1920 में चार्ल्स पोंजी नामक एक ठग के नाम पर रखा गया था। ये स्कीम नए निवेश के निरंतर प्रवाह पर निर्भर है। इसी नए निवेश की वजह से ये पुराने निवेशकों को रिटर्न प्रदान करना जारी रखती है। ये एक पिरामिड स्कीम के समान है। दोनों तरह की स्कीम में पहले के निवेशकों को भुगतान करने के लिए नए निवेशकों के धन का उपयोग किया जाता है। वर्ष 2019 में संसद ने अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 को पारित किया था। इसका उद्देश्य एक तंत्र के माध्यम से निर्धन जमाकर्ताओं को पोंजी योजनाओं से बचाना है। जापानी औद्योगिक टाउनशिप JITs की स्थापना भारत जापान निवेश और व्यापार संवर्धन तथा एशिया प्रशांत आर्थिक एकीकरण के लिए कार्रवाई एजेंडा के तहत की गई थी। इस पर अप्रैल 2015 में मेती जापान और भारत के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी DPIIT ने हस्ताक्षर किए थे। इसका लक्ष्य देश भर में जापान औद्योगिक टाउनशिप का निर्माण करके भारत में जापानी निवेश को बढ़ाना है। ये निवेश विशेष रूप से दिल्ली, मुंबई औद्योगिक गलियारा और चेन्नई, बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा जैसे क्षेत्रों में किया जाएगा। इसका उद्देश्य जापानी कंपनियों के लिए अनुवाद सहायता, आवासीय समूहों और विशेष प्रोत्साहन जैसी सुविधाएं प्रदान करना है। जापान एकमात्र ऐसा देश है जिसकी पूरे भारत में देश केंद्रित समर्पित औद्योगिक टाउनशिप स्थापित होने जा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 के लाभार्थी डेटाबेस को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के साथ एकीकृत करने का कार्य कर रहा है। इससे लाभार्थी अपने राशन कार्ड नंबर का उपयोग करके आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अपनी पात्रता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। इसे पूर्ण कार्यात्मक स्वायत्तता प्राप्त है। ये भारत की प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा या आश्वासन योजना ABPMJY को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। इसे राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य तंत्र बनाने के लिए रणनीति तैयार करने और तकनीकी अवसंरचना का निर्माण करने की भूमिका भी सौंपी गई है। इसरो ने 2 लघु उपग्रह प्रक्षेपित किए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV C-52 के माध्यम से 2 लघु उपग्रह प्रक्षेपित किए, जिसमें पहला है इंस्पायर सेट 1। इस उपग्रह को आयनमंडल की गतिकी और सूर्य की कोरोनल हीटिंग प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए प्रक्षेपित किया गया है। इस उपग्रह का निर्माण भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान एवं अन्य संस्थानों ने मिलकर किया है। इस मिशन की कार्यावधि 1 वर्ष की है। दूसरा है INS-2DT। इसमें एक थर्मल इमेजिंग कैमरा है। ये भूमि और जल की सतह के तापमान के आकलन में मदद कर सकता है। ये वनस्पति और तापीय जड़ यानी दिन और रात के मानचित्रण में सहायक हो सकता है। ये इसरो का एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन आधारित उपग्रह है। ये भारत भूटान संयुक्त उपग्रह का पूर्ववर्ती है।
हवाना सिंड्रोम पर एक रिपोर्ट ने सूक्ष्म तरंगों पर आधारित हथियारों पर नए सिरे से ध्यान आकर्षित किया है। हवाना सिंड्रोम एक रहस्यमयी बीमारी है। इसने विश्व भर में संयुक्त राज्य अमेरिका के सैकड़ों राजनयिकों और खुफिया अधिकारियों को पीड़ित किया है। हवाना सिंड्रोम कई मानसिक स्वास्थ्य लक्षणों को दर्शाता है। इसमें आमतौर पर बिना किसी बाहरी शोर के कुछ आवाजें सुनना, जी मिचलाना, चक्कर आना, सिर दर्द और याददाश्त में कमी और शारीरिक संतुलन से जुड़ी समस्याएं शामिल हैं। इसे पहली बार वर्ष 2016 में क्यूबा में अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों में रिपोर्ट किया गया था। लासा बुखार एक पशुजनित यानी जूनोटिक रोग है। ये लासा वायरस के कारण होता है। ये वायरस पहली बार वर्ष 1969 में नाइजीरिया में खोजा गया था। ये सियरा लियोन, लाइबेरिया, गिनी और नाइजीरिया सहित पश्चिम अफ्रीका के कुछ हिस्सों में स्थानिक रोग है। इसके लक्षणों में रक्तस्राव, सांस लेने में कठिनाई, उल्टी, चेहरे की सूजन, सीने में दर्द आदि शामिल हैं। ये संक्रमित चूहों के माध्यम से फैलता है। इसे एक संक्रमित व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थ के सीधे संपर्क से फैलने की संभावना बहुत कम है। रिबाविरिन एक एंटीवायरल दवा है। इसका उपयोग लासा बुखार के उपचार में किया जाता है। ये दवा शरीर में जल की आवश्यक मात्रा, ऑक्सीजन के स्तर आदि को बनाए रखने में सहायक है। मेडारम जात्रा। हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने मेडारम जात्रा के लिए 2 करोड़ 26 लाख रुपए की राशि को मंजूरी प्रदान की है। कुंभ मेले के बाद ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। इसे तेलंगाना के जनजातीय समुदाय द्वारा 4 दिनों तक मनाया जाता है। ये तेलंगाना सरकार के सहयोग से कोया जनजातियों द्वारा द्विवार्षिक रूप से मनाया और आयोजित किया जाता है। इस त्योहार पर कोई वैदिक या ब्राह्मणिक प्रभाव नहीं है। इसके तहत अनुष्ठानों के एक भाग के रूप में जम्पन्ना वागु नदी की पूजा की जाती है, जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। ये मेला जनजातियों को उनकी विशिष्ट जनजातीय परंपराओं, संस्कृति और विरासत को संरक्षित करने में सहयोग करता है। इसे सम्मक्का सरलम्मा जात्रा भी कहा जाता है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। सरोजनी नायडू। 13 फरवरी को भारत में सरोजनी नायडू की 143वीं जयंती मनाई गई। इसे राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्हें भारत की नाइटिंगेल और भारत कोकिला के उपनाम से भी जाना जाता है। सरोजनी नायडू स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली प्रमुख महिला थी। इनके जीवन की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं। सरोजनी नायडू वर्ष 1925 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थी। हालांकि कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला एनी बेसेंट थी। सरोजनी नायडू डोमिनियन राज्य भारत में संयुक्त प्रांत की राज्यपाल का पद ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। उन्होंने वर्ष 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना की। सरोजनी नायडू ने एक नाटक माहिर मुनीर फारसी में लिखा था। उन्होंने एक कविता द ब्रोकन विंग की रचना की थी। इस कविता को उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को समर्पित किया था। उनके व्यक्तिगत गुणों की बात करें तो वे राष्ट्रवादी, नारी मताधिकारवादी यानी मताधिकारों को अधिक लोगों तक, विशेष रूप से महिलाओं तक विस्तारित करने का समर्थन करने वाली व्यक्ति थी और वे एक बुद्धिजीवी महिला थी। उन्होंने खादी के उपयोग को प्रोत्साहन दिया था। पार्वती गिरी। सरकार ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की गुमनाम नायिकाओं पर एक सचित्र पुस्तक जारी की है। इसे आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में जारी किया गया है। इसमें ओडिशा की सबसे प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से पार्वती गिरी का भी उल्लेख किया गया है। पार्वती गिरी पश्चिमी ओडिशा की मदर टेरेसा के रूप में जानी जाती हैं। वो एक समर्पित स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थी। पार्वती गिरी महात्मा गांधी के भारत छोड़ो के आह्वान के बाद इस आंदोलन में सबसे आगे रहने वाली महिलाओं में से एक थी। उन्होंने भू आंदोलन में भी भाग लिया था। पार्वती गिरी के मूल्यों की बात की जाए तो वे अहिंसा, आत्मनिर्भरता और गरीबों के प्रति दया रखती थी। ओडिशा सरकार ने उनके सम्मान में पार्वती गिरी मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना नामक एक सिंचाई योजना की शुरुआत की है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोविड अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपना और अपनों का विशेष ध्यान रखें, टीकाकरण अवश्य करवाएं और इसी अपील के साथ विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।